गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैंने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं वीडियो। जानिए हमारे कानून के अंदर मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अधिनियम 2019 बाग सामान्य परिचय। चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते वीडियो की तरफ। टॉपिक मध्यस्थता एवं सुलह विवादों को न्याय के बाद समाप्त करने के उद्देश्य से मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 बनाया गया था। यह अधिनियम इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि विवादों को सुलह के माध्यम से निपटाना, सुलह करवाना दोनों के बीच में गांव में प्रयास कर रहा है। इसके द्वारा मध्यस्थता के नियमों को समेकित किया गया है तथा उन्हें सूचित भी किया गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में गांवों में जब कोई झगड़ा हो जाता है तो दोनों के बीच में पंचायत सुलह करवाती है। उसी प्रकार मध्यस्थता दो लोगों के बीच में सुलह करवाना मध्यस्थता अधिनियम में जो दो वकीलों के द्वारा कराया जाता है, में सुलह हो जाए, कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। इस अधिनियम के पीछे मूल उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस अधिनियम में कुल 86 धाराएं, 86 धाराएं तथा जिसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 अनुसूचियां भी शामिल की गई है। इसके पहले के मध्यस्थता अधिनियम 1940 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संबंधी कोई प्रावधान नहीं था, वह सिर्फ घरेलू मध्यस्थता तक ही सीमित था। इस विधि को अधिक स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण की परिकल्पना की गई है। संवैधानिक मध्यस्थ को न्यायाधिकरण का दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा विदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के चुनाव संबंधी विस्तृत प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है। यह अधिनियम के द्वारा प्रथम बार सुलह की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई है। इस अधिनियम के द्वारा सुलह की कार्रवाई को अन्य कार्य में स्वीकार योग्य बनाया गया है। जैसे कि इस अधिनियम के शीर्षक से स्पष्ट है, मध्यस्थता अधिनियम, दो भी लोगों के बीच में मध्यस्थता करवानी, उस सुलह का निपटारा करवाना। इसमें मध्यस्थता के अलावा सुलह को भी वाणिज्य विवादों के निपटारे के साधन के रूप में विविध मान्यता प्रदान की गई है, जिससे पूर्ववर्ती अधिनियम में विधिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। केवल इतना ही नहीं, अधिनियम में सुलह को वही स्थान प्राप्त है जो कि मध्यस्थता को अर्थात सुलह द्वारा रजामंदी से दिए गए निर्णय को मान्यता वैसी ही होगी जैसे कि मध्यस्थों के द्वारा दिए गए पंचाट की तथा इसका न्यायालय डिग्री की भांति परिवर्तनीय किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन देश और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के विवाद सुलह द्वारा निपटा जा सकेंगे। यज्ञत्व की सुलह तथा मध्यस्थता के मुख्य अंतर यह है कि सुलहकार पक्षकारों को अपने मतभेद या विवाद आपसी रजामंदी से निपटा लेने में केवल उत्प्रेरक सहायक की भूमिका निभाता है। इस अधिनियम के द्वारा न्यायालय की शक्तियों को सीमित किया गया है। अधिनियम में इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि मध्यस्थता कार्रवाई के ऊपर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस अधिनियम के अनुसार भाग 1 के प्रावधानों के अधीन मध्यस्थता पंचाट मतलब अवॉर्ड अंतिम होगा। यह अधिनियम के भाग 5 में मध्यस्थता संबंधी विस्तृत प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है। इसके द्वारा प्रथम बार पक्षकारों के बीच समानता रखी गई है तथा पक्षकारों को सामान्य पूर्ण अवसर देने के संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। मध्यस्थता अधिकरण को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों को अपना सके। इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा मध्यस्थ को बड़ी शक्तियां दी गई है। वह अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है।
जो मध्यस्थ करवा रहा है। मध्यस्थ को किसी प्रकार से उचित कार्रवाई के तहत प्रतिभूति लेने का भी अधिकार है। इस अधिनियम के मध्यस्थता पंचाट के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अगर एक बार मध्यस्थता हो गई तो कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। मध्यस्थ तथा मध्यस्थों के द्वारा दिया गया पंचाट निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बंधनकारी होगा, पर अधिनियम की धारा 34 में वर्णित कतिपय आधारों पर वैधिक पक्षकार पंचाट को अपास्त करने हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकता है। क्यों सही है? आधार मंजूर नहीं है। पूर्ववर्ती अधिनियम में पंचाट की संतुष्टि न्यायालय डिक्री द्वारा हुए बिना उसे परिवर्तित नहीं कराया जा सकता था। इस हेतु पक्षकार को न्यायालय में आवेदन करना पड़ता था। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 पारित होने की प्रमुख आवश्यकता क्या थी? आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक दो व्यक्ति रस्सी को खींच रहे, तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, उसको सुलह कैसे कराया जा सकता है, उसके बारे में जो प्रमुख पारित होने के जो आवश्यक तत्व है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग आदेश विधि को स्वीकार कर लिया था, जिस कारण भारत में भी ऐसी ही विधि की आवश्यकता थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने उन नियमों को स्वीकार कर लिया था, इसलिए भारत ने 2016 में विधि संबंधी नियमों की आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तथा सुलह संबंधी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उचित विधि की आवश्यकता थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर निष्पक्ष हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों में विदेशी तथा अन्य मध्यस्थ को नियुक्त करने की संबंधी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। मध्यस्थता अधिनियम 1940 उन प्रावधानों को समाप्त करना था जो कि अपनी उपयोगिता खो चुके थे। आप कभी भी देखते हो एक वकील क्या करता है, दो पार्टी के बीच में अपनी पार्टी को न्याय दिलाता है, मगर गांव के अंदर क्या होता है, वहां वकील वगैरह होते नहीं है। अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो पंचायत में मामला जाता है और पंचायत उन दोनों के बीच में, दो लोगों के बीच में सुलह करवाता है कि झगड़ा मत करो, उन्हें बाध्य करता है कि अगर झगड़ा करोगे तो तुम्हें ये दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। मध्यस्थता अधिनियम 1940 में न्यायालयों को अत्यधिक नियंत्रण था, जिस कारण से वह उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा था। वैश्वीकरण और उदारीकरण की औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति के पालन के कारण विदेशी निवेशकों को शीर्ष उपचार प्रदान करने के लिए मध्यस्थता विधि अति आवश्यक मानी गई, जिससे न्यायालय हस्तक्षेप न्यूनतम स्तर पर उनका हस्तक्षेप हो गया है। न्यायालय हस्तक्षेप किसी झगड़े के समाधान करने में बहुत समय तथा खर्च एक पक्ष दूसरे से व्यापार जाने पर दुश्मनी को जन्म देता है, जबकि मध्यस्थता विधि झगड़े के समापन, सौहार्द, बराबरी और प्रेम का मार्ग प्रशस्त करती है। इन सभी कारणों से ये स्पष्ट था विधि पर एक नए अधिनियम की आवश्यकता है, जिसे मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 पूर्ण कर देता है। आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसे इंग्लिश में आर्बिट्रेशन एक्ट भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख वाद के बारे में, इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये परीक्षा के अंदर लिखने, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सफलता हासिल करेंगे। तो जो प्रमुख केसेस है वो हमेशा हमें विधि के अंदर, लॉ के अंदर लिखने पड़ते हैं। तो प्रमुख इंपॉर्टेंट केस है राष्ट्रीय श्रीनिवास जोशी बनाम ओमेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम 2009 के मामले में कहा गया है, जहां मध्यस्थता अधिनिर्णय को समय से पूर्व चुनौती देने वाली याचिका को नामंजूर कर दिए जाने पर
अंतिमता प्राप्त हो गई थी, जबकि अभी निर्णय निष्कासित करने योग्य डिग्री को कोटि में आता था। वहां जिला न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता की न्यायालय होने के कारण अधिनियम के अधीन पारित किए गए अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए न्यायालय माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत पक्षकार शब्द का प्रयोग मध्यस्थता कार्रवाई के एक पक्षकार का अर्थ रखने के लिए इसकी परिभाषा वाले भाव में धारा 34(2) में किया जाता है कि इसके अंतर्गत वह पक्षकार नहीं आता जो करार का एक पक्षकार है। मध्यस्थता संबंधी अधिनिर्णय की वैधता पर अपील में मध्यस्थता करार के पक्षकार द्वारा आक्रमण किया जा सकता है, ना कि रिट। जो 5 रीटें हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है, वह 5 रीट मैंडमस, हेरेस कॉर्पस, अधिकारिता पर व्यक्ति द्वारा अवलंब लेकर। चेन्नई कंटेंट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007 मद्रास के प्रकरण में कहा गया है कि पक्षकार मध्यस्थता कार्रवाई के एक प्रकार का अर्थ रखने के इसकी परिभाषा अभाव में धारा 34(2) में प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत एक तृतीय पक्षकार नहीं आता है जो करार का एक पक्षकार नहीं होता है। यह भी तयशुदा है कि एक अधिनिर्णय अंतिम होता है, मात्र पक्षकारों पर बंधनकारी होता है और अधिनिर्णय को पक्षकार के विरुद्ध मात्र परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। मध्यस्थम की नियुक्ति, जो 2 लोगों के बीच में मध्यस्थता कराएगा। बैंक के और 2 कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य करार हुआ। शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में बैंक ने न्यायालय में पक्षकारों के बीच विवाद को निपटाने के लिए शरण ली। बैंक ने कहा कि उन दोनों के बीच पक्षकारों के बीच में निपटारा सुलझ जाए। उच्चतम न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री तथा करार के निबंधनों का परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह न्याय हित मांग करता था कि पक्षकारों के बीच विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थम की नियुक्ति की जाए। परिणाम स्वरूप एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, जो सेवानिवृत्त हो चुका है। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का जज, उसे नियुक्त किया गया है। अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति, विवादों के निर्देश तथा मध्यस्थम की नियुक्ति के प्रक्रम से अधिनिर्णय किए जाने एवं निष्पादित किए जाने एवं प्रभावी बनाए जाने तक मध्यस्थता की संपूर्ण प्रक्रिया को शासित करेंगे। कथित अधिनियम के प्रावधानों संधियों में प्रमाणित मामलों की जांच सूची की अपेक्षा को पूरी करेगा। जब एक बार पक्षकारगण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार विवादों के संकल्प के करार करते हैं, तब कथित अधिनियम संपूर्ण आदर्श एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखेगा। जब मध्यस्थम अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक होगा, तब मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष पोषणीय होगा, ना कि उच्च न्यायालय के समक्ष, माने सुप्रीम कोर्ट में होगा, ना कि हाई कोर्ट के समक्ष किया जाएगा। ये बात असलम इस्माइल खान देशमुख बनाम अनसब फ्लोट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई AIR 2019 के प्रकरण में कही गई है। वीडियो में वर्णित की गई सभी बातों से ये माना जाना चाहिए कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर होने वाले व्यापारिक काम में मध्यस्थ के माध्यम से किसी भी विवाद को निपटाने का कार्य करता है। कोई भी विवाद जब न्यायालय में जाता है तो उस विवाद को समाप्त करना अत्यधिक मुश्किल कार्य होता है, परंतु
माध्यम से ऐसे विवाद शीघ्र निपटाए जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान का कार्य व्यापार करना होता है, ना कि विवादों में बढ़ाना होता है। एक व्यापारी जो दुकान खोल के बैठा है वो रोज झगड़े करेगा या खुद का व्यापार करेगा, तो उसके पास इतना समय नहीं है। ऐसे व्यापारिक संस्थाओं को विवादों से बचाने हेतु उनके विवादों पर शीघ्र निपटारा करके हेतु मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 का निर्माण किया गया है। आर्बिट्रेशन एक्ट ये व्यापारियों के लिए बनाया गया है, और कोई भी व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, उन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम बनाया गया है, जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको संशोधन तो बताया ही नहीं। मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 के वर्ष 2019 में जो किए गए संशोधन क्या था, अमेंडमेंट क्या किया गया। अध्यादेश में छल या भ्रष्टाचार से किए जाने वाले मामले, मध्यस्थता समझौते अथवा अनुबंधों के मामले में संबंधित पक्षकारों को मध्यस्थता निर्णय के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाए जाने का अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दूसरे भी संशोधन किए गए जो इस अधिनियम को अधिक श्रमित बनाते हैं। अध्यादेश में मध्यस्थता अधिनियम की 8वीं अनुसूची को निश्चित कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची में मध्यस्थों आर्बिट्रेटर्स की आवश्यकता के प्रमाण संबंधी प्रावधान सम्मिलित थे। अभी तक किसी मध्यस्थता फैसले के खिलाफ कानून की धारा 36 के तहत अपील दायर किए जाने के बावजूद इसे लागू किया जा सकता था। संशोधन के अनुसार यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि संबंधित मामले में दिया गया मध्यस्थता निर्णय प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से किए जाने वाले मध्यस्थता समझौते अथवा अनुबंधों पर आधारित है, तो अदालत अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रदान किए गए मध्यस्थता निर्णय पर अपील लंबित रहने तक बिना शर्त रोक लगा देगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।